कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसके नाम क्रिस है। उसकी आंख खुलती है एक अजीब से रूम में जहां वो एक चेयर से बंधा हुआ होता है। वो घबराकर चीखने चिल्लाने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसके सामने लगी एक स्क्रीन ऑन होती है और उस पर एक लड़की दिखाई देती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसे बार वाली बात याद नहीं, शायद उसने ज्यादा पी ली थी। अब इतने सारे सबूत देखकर क्रिस खुद भी कंफ्यूज होने लगता है। क्या सच में उसने ही अपनी वाइफ को मार दिया? सबसे पहले वो मैडिक्स से कहता है कि वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है। मैडिक्स रिक्वेस्ट भेज देती है। मैडिक्स फिर याद दिलाती है कि टाइम खत्म हो रहा है। तब क्रिस को रियलाइजेशन होता है, अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो उसकी बेटी आज ही अपने माँ और बाप दोनों को खो देगी। वो मैडिक्स से कहता है कि उसकी कॉलीग जैक को कॉल किया जाए। मैडिक्स रिकॉर्ड्स चेक करती है, लेकिन ऑफिशियल डेटा में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तभी क्रिस को एक और आइडिया आता है। निकोल के पास एक दूसरा फोन भी था। फिर मैडिक्स क्रिस के फोन से दूसरा नंबर डायल करती है और कॉल कनेक्ट हो जाता है। दूसरा फोन निकोल की कार में मिलता है। जैक उसे निकालकर मैडिक्स से कनेक्ट करती है और जब मैडिक्स उस फोन को एनालाइज करती है तो पता चलता है कि वो ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, इसलिए वो किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं था। यहीं से कहानी एक नया ट्विस्ट लेने वाली होती है। इसके बाद मैडिक्स उस फोन को ट्रेस कर लेती है जिससे निकोल चैट कर रही थी। ट्रैकिंग के बाद पता चलता है कि वो फोन लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है। ट्रिक कहता है कि जैसे ही उसने न्यूज में सुना कि निकोल मर चुकी है, वो डर गया। उसे लगा कि पुलिस उस पर शक करेगी, इसलिए वो भागने लगा। पैट्रिक से पूछताछ के बाद भी क्रिस को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। मैडिक्स उसे मोटिवेट करती है, अभी भी टाइम है, तुम हार नहीं मान सकते। वो क्रिस को कहती है कि वो उसकी फुल कैपेसिटी यूज करे, डेटा एनालाइज करे, कनेक्शंस ढूंढे और सच तक पहुंचने की कोशिश करे। क्रिस फिर से फोकस करता है। पहले तो वो बात करने से मना कर देती है क्योंकि उसने न्यूज में देख लिया होता है कि क्रिस ही किलर है, लेकिन मैडिक्स उसे समझाती है और आखिरकार वो बात करने के लिए रेडी हो जाती है। वो बताती है कि वीडियो बनाते वक्त उसे लगा था कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन शायद वो उसका वहम था क्योंकि उसने एक हल्की सी आवाज सुनी और आवाज वहां से आई थी और अंधेरे में किसी का हाथ दिख रहा होता है। यही वो मोमेंट होता है जब क्रिस को सब समझ आ जाता है। किलर घर के अंदर ही था। असल में किलर पार्टी वाले दिन ही घर में छुप गया था। वो पूरी रात छिपकर बैठा रहा और वहीं छिपकर सही वक्त का इंतजार करता रहा और अगले दिन निकोल का मर्डर कर दिया। इसलिए सीसीटीवी में वो कभी एंटर करता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब क्रिस के पास फाइनली एक सॉलिड डायरेक्शन होती है और बिना टाइम वेस्ट किए वो कॉल कट करता है और अपने केस को सॉल्व करने में पूरी तरह लग जाता है। इसके बाद क्रिस निकोल के ऑफिस के ईमेल्स चेक करता है। वहां से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। पिछले 6 महीनों से कंपनी के स्टॉक में से यूरिया धीरे धीरे गायब हो रहा था। लगभग 300 केजी तक गायब हो चुका था। ये सुनकर मैडिक्स बताती है कि यूरिया का यूज सिर्फ एग्रीकल्चर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि बॉम्ब बनाने में भी किया जा सकता है। मैडिक्स ट्रैफिक कैमरा से ट्रक को ट्रैक करती है और पता चलता है कि वो सीधा मर्सी कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब सब क्लियर है। रॉब क्रिस और मर्सी कोर्ट दोनों को उड़ा देना चाहता है। क्रिस और मैडिक्स दोनों टेंशन में आ जाते हैं। जब मैडिक्स ड्रोन के थ्रू ट्रक को देखती है तो एक और शॉकिंग बात सामने आती है। कहती है कि रॉब का भाई मर्सी कोर्ट का पहला क्रिमिनल था। अगर वो छूट जाता तो लोगों का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता, इसलिए उसने सच छुपा दिया। क्रिस कहता है कि चाहे कितनी भी क्रिमिनल्स बच जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्रिस अपनी बेटी को वापस पा लेता है और अपनी बेगुनाही साबित कर देता है और मैडिक्स वो समझ जाती है कि एआई होने के बाद भी गलती हो सकती है, क्योंकि सच सिर्फ डेटा में नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के इमोशंस में भी छुपा होता है।